In this part of the video, we will discuss about the unification process of Britain, Italy and Germany. तो पहले हम जर्मनी की बात करते हैं. पहले चलिए थोड़ा सा हिस्ट्री डिस्कस कर लेते हैं. जर्मनी कैसे नेशन स्टेट बनता है, कैसे वहाँ पे इतने रेवोल्यूशंस होते हैं. तो जर्मनी नेपोलियन के टाइम पे बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइडेड था, बहुत सारे स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में था. फाइनली जब नेपोलियन पावर में आता है तो जर्मनी का एक कॉन्फेडरेशन बनाता है वो, जिसके मेंबर्स होते हैं 39 स्टेट्स. तो बेसिकली जर्मनी अभी भी बहुत पार्ट्स में 39 पार्ट्स में डिवाइडेड था, जिनके अपने अलग अलग रूल्स थे, अलग अलग लॉज थे. ओके, अलग अलग वेट्स एंड मेजर्स थे. कोई यूनिटी, कोई यूनिफिकेशन कुछ भी नहीं था, सिमिलैरिटी नहीं थी. मगर धीरे धीरे लोगों के मन में नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप होने लगती है, राष्ट्रवाद की. वो यूनिफिकेशन की डिमांड करने लगते हैं, सेम इक्वल सिमिलर सिस्टम ऑफ इकोनॉमी और पॉलिटिक्स की डिमांड करने लगते हैं. फाइनली इन द ईयर 1848 जब आपका रेवोल्यूशन होता है, जो लेकर के आते हैं लिबरल मिडिल क्लास नेशनलिस्ट, जो मध्यवर्गीय उदारवादी सोच रखने वाले राष्ट्रवादी लोग थे, वो लोग ये क्रांति लेकर के आते हैं 1848 में, जिसमें ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये एक ऑल जर्मन नेशनल असेंबली के लिए वोट करेंगे. ओके, तो ये इलेक्शन लड़ते हैं और इलेक्शन जीत करके आते हैं, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में मिलते हैं, जो सेंट पॉल्स चर्च में कन्वीन की गई थी. वहां पर आते हैं और एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करते हैं जर्मनी के लिए, जिसमें लिखा होता है कि अब से जर्मनी एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की होगा, मतलब एक संवैधानिक राजतंत्र होगा, जहां पर राजतंत्र भी होगा, साथ में एक संविधान भी होगा, जो राजा की पावर्स को लिमिट करेगा, उन पे अंकुश लगाएगा. और इन शर्तों पे वो क्राउन ऑफर करते हैं टू द प्रशियन किंग फ्रेडरिक विल्हेम फर्स्ट. ओके, फ्रेडरिक विल्हेम फर्स्ट को वो लोग क्राउन, वो सीट ऑफर करते हैं, मगर वो इस सीट को, इस क्राउन को रिफ्यूज कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं, और बाकी उन राजाओं से जाकर के मिल जाते हैं जो इस फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के अगेंस्ट थे. ओके, तो अब क्या होता है कि मिलिट्री और नोबिलिटी ये दोनों मिल करके इस पूरी क्रांति को दबा देते हैं, इस पूरे रेवोल्यूशन को सप्रेस कर देते हैं. और इस सप्रेशन में, इसको दबाने में उनकी हेल्प कर रहे थे प्रशा के बड़े बड़े लैंड ओनर्स, जिनको बोलते हैं जंकर्स भी. तो अब ये रेवोल्यूशन सप्रेस होने के बाद क्या होता है, फाइनली जर्मनी के यूनिफिकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है प्रशा पे. मगर प्रशा क्यों करेगा इसका यूनिफिकेशन? क्यों? क्योंकि उसे लग रहा था कि अगर वो जर्मनी को यूनाइट कर देगा, उसको यूनिफाई कर देगा, तो सारी जर्मनी की अथॉरिटी भी, जर्मनी की पावर भी उसके हाथ में आ जाएगा, और साथ में इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे. तो प्रशा के सीएम होते हैं चीफ मिनिस्टर ओटो वन बिस्मार्क. दिस नेम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत बार, बहुत सालों में बोर्ड में पूछे गए हैं क्वेश्चंस अबाउट यूनिफिकेशन ऑफ इटली, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, और इन सारी पर्सनालिटीज़ के बारे में जो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे. ओके, तो ओटो वन बिस्मार्क वहाँ के चीफ मिनिस्टर होते हैं. पूरी लीडरशिप, पूरा यूनिफिकेशन का जो प्रोसेस था, ये इन्हीं की लीडरशिप में, इन्हीं के गाइडेंस में हुआ था. तो इनके लीडरशिप के अंडर प्रशा 3 वॉर्स लड़ता है, जो पूरे 7 सालों तक चले थे. किनके साथ? ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस, इन 3 कंट्रीज के साथ वॉर लड़ता है, जिनमें वो इन तीनों कंट्रीज को हरा देता है. फाइनली जब प्रशा जीतता है तो जर्मनी को यूनाइट कर दिया जाता है, उसका एकीकरण कर दिया जाता है, उसका यूनिफिकेशन हो जाता है. और इन द ईयर जनवरी 1871, ओके, 1871 ईयर में फाइनली कैसर विलियम फर्स्ट, जो प्रशा के किंग होते हैं, उनको जर्मनी का एम्परर डिक्लेयर कर दिया जाता है, जर्मनी का राजा घोषित कर दिया जाता है. ये जो उनको एम्परर डिक्लेयर करने की जो पूरी सेरेमनी थी, ये हुई थी हॉल ऑफ मिरर्स में, इन द पैलेस ऑफ वर्सेल्स. ओके, जर्मनी जब यूनाइट हो जाता है, यूनिफाई हो जाता है, तो वो डेवलपमेंट के लिए, इकोनॉमी के लिए, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के लिए, सब कुछ, हर चीज़ के लिए वो प्रशियन मॉडल फॉलो करता है. मॉडर्नाइजेशन के लिए वो बैंकिंग सिस्टम, कॉइन सिस्टम, ये इन सब चीज़ों के लिए वो प्रशियन मॉडल फॉलो करता है. और जर्मनी पे बहुत हेवी इन्फ्लुएंस था प्रशा. अब हम पढ़ेंगे कि इटली का यूनिफिकेशन कैसे हुआ.
जैसे जर्मनी बहुत पार्ट्स में डिवाइडेड था, बहुत स्कैटर्ड फ्रैगमेंटेड था, वैसे ही इटली भी बहुत ज़्यादा फ्रैगमेंटेड और स्कैटर्ड था। अगर हम 19th सेंचुरी की बात करें तो 19th सेंचुरी में इटली वॉज डिवाइडेड इनटू 7 पार्ट्स। आप इमेजिन करिए, ऑलरेडी इटली इतना स्मॉल कंट्री है, उसके पास इतना स्मॉल ज्योग्राफिकल एरिया है, उसके ऊपर से वो 7 पार्ट्स में डिवाइडेड था। उन 7 पार्ट्स में से सिर्फ एक पार्ट में इटालियन प्रिंसली हाउस रूल कर रहा था, मतलब इटली का जो राजशाही घराना था वो सिर्फ एक पार्ट पे रूल करता था। बाकी के जो 6 पार्ट्स थे उन पे फॉरेन फोर्सेस का कंट्रोल था, मतलब बाहरी शक्तियां, बाहरी राजघराने वहां पर आकर के कंट्रोल कर रहे थे। जो ओरिजिनल इटालियन ओरिजिन के जो लोग थे वो सिर्फ एक पार्ट पे रूल कर रहे थे। अगर हम नॉर्थ इटली की बात करें तो नॉर्थ में ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग का रूल चल रहा था, सेंट्रल इटली में पोप का रूल चल रहा था, और सदर्न पार्ट ऑफ द इटली में बर्बन डायनेस्टी स्पेन की वो रूल कर रही थी। जैसे फ्रांस में बर्बन डायनेस्टी थी, सिमिलरली स्पेन में भी बर्बन डायनेस्टी थी जो इटली के सदर्न पार्ट में रूल कर रही थी। अब इटली में यूनिफिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है, यूनिफिकेशन की डिमांड स्टार्ट होती है 1830s में विद जोसेप्पे मज़ीनी। मज़ीनी के बारे में हमने रेवोल्यूशनरीज वाले वीडियो में पहले भी पढ़ा है कि ये एक यंग इटली नाम से एक सीक्रेट सोसाइटी बनाते हैं और इटली के यूनिफिकेशन की डिमांड करते हैं। ओके, ये यूनिफिकेशन इसलिए चाहते थे क्योंकि इन्हें लगता था कि इटली का भला इसी में है, इटली का डेवलपमेंट तभी होगा, लोगों को राइट्स तभी मिलेंगे जब इटली को यूनिफाई किया जाएगा। वहाँ पर एक किंग आएगा, एक रूलर आएगा या एक गवर्नमेंट होगी जो होल ऑफ इटली के लिए लॉज बनाएगी और तभी लोगों को इक्वल राइट्स मिलेंगे और लोगों के राइट्स सिक्योर किए जा सकते हैं। तो 2 रेवोल्यूशंस होते हैं, एक होता है 1831 में और एक होता है 1848 में इटली के यूनिफिकेशन के लिए, मगर दोनों फेल हो जाते हैं। तो फाइनली इटली के यूनिफिकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो सार्डिनिया पिडमॉन्ट के ऊपर आ जाती है। उस समय सार्डिनिया पिडमॉन्ट के रूलर थे किंग विक्टर इमानुअल सेकंड। किंग विक्टर इमानुअल सेकंड वो सार्डिनिया पिडमॉन्ट के राजा थे उस समय पे, और उनकी जिम्मेदारी बन जाती है अब इटली को यूनाइट करना। मगर वो इटली को क्यों यूनाइट करेंगे? क्योंकि उन्हें लगने लगा था कि अगर इटली का यूनिफिकेशन होगा तो उनका पॉलिटिकल डोमिनेंस बढ़ेगा, मतलब उनकी जो राजनीतिक प्रभुत्व है वो बढ़ेगा, उनकी शक्ति बढ़ेगी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। तो इन सारी रीजंस की वजह से वो भी चाहने लगे थे कि इटली यूनिफाई हो। जैसे जर्मनी के यूनिफिकेशन में वहाँ के चीफ मिनिस्टर ओटो वन बिस्मार्क हेल्प करते हैं, वैसे ही इटली के यूनिफिकेशन में इटली के चीफ मिनिस्टर काउंट कैमिलो डी कैवोर हेल्प करते हैं। तो काउंट कैवोर जो थे वो ना तो एक रेवोल्यूशनरी थे, ना ही वो एक डेमोक्रेट थे, मतलब ना ही वो क्रांतिकारी थे, ना वो जनतंत्र में विश्वास रखने वाले थे, ना वो लोगों की इस बात में बिलीव करते थे कि शक्तियां लोगों के हाथ में होनी चाहिए, लोग चुने कि राजा किंग कौन बने। ओके, मगर फिर भी ये किंग की हेल्प करते हैं क्योंकि इन लोगों के मोटिव्स टोटली डिफरेंट थे। ये लोग अपने भले के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए इटली को यूनिफाई करना चाहते थे। तो फाइनली काउंट कैवोर क्या करते हैं, एक कूटनीतिक संधि करते हैं फ्रांस के साथ, मतलब डिप्लोमेटिक अलायंस विद फ्रांस। ओके, तो ये बहुत टैक्टफुल, बहुत चतुराई के साथ की गई ये कूटनीतिक संधि थी। तो इसमें क्या होता है, इसमें फ्रांस को हेल्प करना था इटली को वॉर्स में। ओके, तो ये एक वॉर लड़ता है ऑस्ट्रिया के साथ इन द ईयर 1859 और उसमें ऑस्ट्रिया को हरा देता है। अगर इटली अकेले लड़ रहा होता तो वो नहीं हरा पाता क्योंकि वो स्मॉलर कंट्री है, उसके पास कम पावर थी। ऑन द अदर हैंड फ्रांस वाज अ वेरी पावरफुल कंट्री एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, तो वो फ्रांस की हेल्प से ऑस्ट्रिया को हरा देता है। और इसमें सिर्फ जो रेगुलर सेना होती है, जो आम सेनाजन होते हैं, सेना के लोग होते हैं, सिर्फ उनकी मदद से नहीं ये वॉर जीता गया था, इटली को यूनिफाई नहीं किया गया था। इटली की जो आम पब्लिक थी, आम जनता थी, उन्होंने भी वॉलंटियर किया था और सेना की हेल्प की थी। तो उन्होंने आर्म्ड वॉलंटियर्स जो थे, उनका जो एक लीडर था
उनका नाम था जोसेप्पे गैरिबाल्दी। ये नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इटली के सबसे महत्वपूर्ण फ्रीडम फाइटर्स में से एक हैं जोसेप्पे गैरिबाल्दी। तो इनकी लीडरशिप में, इनके नेतृत्व में 1860 में ये जो वॉलंटियर्स होते हैं वो साउथ इटली पे अटैक करते हैं और अटैक करते हैं किंगडम ऑफ टू सिसिलीज पे। ओके, साउथ इटली में उस समय कौन सी डायनेस्टी रूल कर रही थी? बर्बन डायनेस्टी ऑफ स्पेन। और किंगडम ऑफ टू सिसिलीज पे अटैक करते हैं और वहाँ के जो लोकल फार्मर्स होते हैं साउथ इटली के और किंगडम ऑफ टू सिसिलीज के, वहाँ के किसान भी इन लोगों की हेल्प करते हैं और फाइनली ये लोग वहाँ से स्पेनिश रूलर्स को भगा देते हैं। अब वहाँ पे स्पेनिश रूलर्स का राज नहीं चल रहा था। सो फाइनली इनकी हेल्प से और आर्मी की हेल्प से क्या होता है, इन द ईयर 1861 विक्टर इमैनुअल सेकेंड को यूनाइटेड किंग इटली का किंग डिक्लेयर कर दिया जाता है। मतलब विक्टर इमैनुअल सेकेंड जो सिर्फ सार्डिनिया पिडमॉन्ट के किंग थे एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, वो अब पूरे होल ऑफ यूनाइटेड इटली के किंग डिक्लेयर कर दिए जा चुके थे। हमने अभी डिस्कस किया कि इटली और जर्मनी का यूनिफिकेशन कैसे होता है। तो इटली और जर्मनी के यूनिफिकेशन में रेवोल्यूशन और वॉर ने बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। ओके, मगर ऐसा सिमिलर प्रोसेस ब्रिटेन में नहीं हुआ था। ब्रिटेन में वॉर्स और रेवोल्यूशंस वर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेकिंग ऑफ नेशन स्टेट। आज जो आप एक यूनाइटेड किंगडम देखते हैं वो क्या है? एक नेशन स्टेट है। पहले वो ऐसा नहीं था, मगर वहाँ पे जो यूनिफिकेशन हुआ ब्रिटेन में वो जर्मनी और इटली जैसा नहीं था। जर्मनी और इटली में क्या हुआ कि अचानक से कोई रेवोल्यूशन होता है या वॉर आता है और उनको यूनाइट कर दिया जाता है, यूनिफाई कर दिया जाता है। ब्रिटेन में ऐसा नहीं हुआ था। ब्रिटेन में यूनिफिकेशन वाज अ प्रोसेस ऑफ अ लॉन्ग ड्राउन आउट प्रोसेस, मतलब काफ़ी एक लंबा चला था प्रोसेस, पूरी एक प्रक्रिया थी। उसके बाद आज जो हम जैसा यूनाइटेड किंगडम देख रहे हैं वो वैसा बना था। तो बेसिकली जो ब्रिटेन क्या है, वो एक आइलैंड्स का ग्रुप था। ओके, तो 3-4 वहाँ पे आइलैंड्स थे, उनमें 3-4 तरीके की कम्युनिटीज, मेनली 4 तरीके के एथनिक ग्रुप्स रहते थे। पहला आपका था वेल्श, दूसरा इंग्लिश, तीसरा स्कॉटिश और चौथा आयरिश। इंग्लिश वो होते थे जो इंग्लैंड में रहते थे, वेल्श वेल्स में रहने वाले, स्कॉटिश स्कॉटलैंड में रहने वाले और आयरिश आयरलैंड में रहने वाले। मगर इन चारों में से जो इंग्लिश एथनिक ग्रुप था वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे ये ग्रो करता गया, डेवलप करता गया, पैसों के मामले में, प्रॉपर्टी के मामले में और पावर के मामले में। इट ग्रो इन वेल्थ, इंपॉर्टेंस एंड पावर। तो सबसे ज़्यादा पावरफुल ग्रुप था वहाँ पर इंग्लिश। तो इसने क्या किया, ये जो है बाकी एथनिक ग्रुप्स पे, बाकी कम्युनिटीज पे, बाकी आइलैंड्स पे अपना इन्फ्लुएंस बनाने में सक्सेसफुल था। ओके, उन सबको ये बहुत इन्फ्लुएंस कर रहा था। तो क्या होता है कि इन द ईयर 1688 में इंग्लैंड में वहाँ का जो पार्लियामेंट होता है वहाँ के मोनार्क से पावर्स छीन लेता है और पावर्स अब आ जाती हैं पार्लियामेंट के हाथ में। तो ये जो मोनार्क से पावर छीन करके पार्लियामेंट को दी गई थी, इसकी वजह से ब्रिटेन का ऐसा यूनिफिकेशन हो पाया और एक ऐसा एक्ट पास किया गया जिसमें इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को यूनाइट कर दिया। तो ईयर 1707 में एक्ट ऑफ यूनियन पास होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ईयर 1707 में एक्ट ऑफ यूनियन पास होता है इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में, जिसमें इंग्लैंड और स्कॉटलैंड दोनों को मिला करके द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन फॉर्म किया गया था। ओके, तो जो नया किंगडम, जो नया नेशन बना था उसको बोलते थे यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। इसके जो 2 कंट्रीज थे वो कौन से थे? इंग्लैंड और स्कॉटलैंड। ओके, तो अभी कंट्री यूनाइट तो हो गया, मगर अभी भी क्योंकि इंग्लिश ज़्यादा पावर में थे, ज़्यादा पैसे वाले थे, ज़्यादा वेल्दी थे, तो इंग्लिश अपना इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज करने में सक्सेसफुल थे। वो स्कॉटलैंड और स्कॉटिश कल्चर को, वहाँ के ट्रेडिशंस को बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट कर रहे थे। इंग्लिश पार्लियामेंट था, वहाँ पर भी इंग्लिश लोग भी डोमिनेंस में थे। इंग्लिश मेंबर्स जो थे वो डोमिनेट कर रहे थे, स्कॉटिश मेंबर्स बहुत कम थे। तो इन बहुत सारी रीजंस की वजह से धीरे धीरे स्कॉटलैंड का जो अपना उसका कल्चर था, उसके जो ट्रेडिशंस थे
और उसका जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस थे वो सब सफ़र करने लगे। वहाँ की रीति रिवाज, वहाँ की परंपराएं, वो सब जो है बुरी तरीके से प्रभावित होने लगे और धीरे धीरे जो स्कॉटिश आइडेंटिटी थी, स्कॉटिश पहचान जो थी वो खोने लगी और वहाँ के लोगों पर इंग्लिश आइडेंटिटी थोप दी गई, इंग्लिश कल्चर थोपा जा रहा था, इंग्लिश लैंग्वेज थोपी जा रही थी। हम एग्जाम्पल लेते हैं स्कॉटिश हाईलैंड्स का। स्कॉटिश हाईलैंड्स में जो रहने वाली कम्युनिटी थी, स्कॉटिश हाईलैंडर्स बोलते हैं उनको, तो उन लोगों ने कई बार रिवोल्ट करने की कोशिश की ब्रिटिश डोमिनेंस के अगेंस्ट। तो उनको बहुत पनिश किया जाता था, उनको मना किया जाता था कि वो अपनी लैंग्वेज ना बोले। उनकी लैंग्वेज थी गेलिक, ओके, तो उनको उनकी लैंग्वेज बोलने से मना किया जाता था। उनकी जो ट्रेडिशनल ड्रेस थी, पारंपरिक परिधान था, उसको पहनने से मना किया जाता था। तो इन सारे मेजर्स से धीरे धीरे वहाँ पर स्कॉटिश आइडेंटिटी को ख़त्म कर दिया गया, स्कॉटिश कल्चर ख़त्म कर दिया गया और सब पे इंग्लिश कल्चर थोप दिया गया। ऐसे ही कुछ होता है आयरलैंड के साथ भी। आयरलैंड में जो कम्युनिटी रहती थी आयरिश, वो बेसिकली वहाँ की सोसाइटी दो ग्रुप्स में डिवाइडेड थी, कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स। कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स क्रिश्चियनिटी के दो पार्ट्स होते हैं, दो डिविजन्स होते हैं। तो ये डिवीजन बहुत डीप डिवीजन था, बहुत स्टार्क डिवीजन था और दोनों कम्युनिटीज एक दूसरे को डिसलाइक करती थी, एक दूसरे पर अपना डोमिनेंस स्टैब्लिश करना चाहती थी, ओके, एक दूसरे को रूल करना चाहती थी। तो इसमें क्या होते हैं, जैसे इंग्लैंड की हमेशा से पॉलिसी रही थी डिवाइड एंड रूल, उन्होंने इंडिया में भी वही किया था, वही वो आयरलैंड में करते हैं। वो जा करके प्रोटेस्टेंट्स की हेल्प करते हैं और प्रोटेस्टेंट्स की हेल्प करते हैं वो, जिसकी वजह से प्रोटेस्टेंट्स पावर में आ जाते हैं। सारी रूल, सारी पावर, सारी वेल्थ प्रोटेस्टेंट्स के हाथ में आ जाती है। तो वहाँ के जो कैथोलिक्स थे वो बहुत रिवोल्ट करते हैं इस ब्रिटिश डोमिनेंस के अगेंस्ट कि क्यों ब्रिटेन, क्यों इंग्लैंड हमारे मामले में दखल दे रहा है। तो ब्रिटिश डोमिनेंस के अगेंस्ट वो रिवोल्ट करते हैं कैथोलिक्स, मगर उन सारे रिवोल्ट्स को सप्रेस कर दिया जाता है, दबा दिया जाता है। फाइनली इन द ईयर 1801 में फाइनली आयरलैंड को जबरदस्ती फोर्सफुली यूनाइटेड किंगडम का पार्ट बना दिया जाता है। तो इस तरीके से आप देखते हैं स्कॉटलैंड और आयरलैंड यूनाइटेड किंगडम के पार्ट बनते हैं और धीरे धीरे उन पर इंग्लिश कल्चर, इंग्लिश आइडेंटिटी थोप दी जाती है, इम्पोज की जाती है। तो अब जो यूनाइटेड ब्रिटेन बना था, यूनाइटेड किंगडम था, नया जो यूनाइटेड था ब्रिटेन, उसके कुछ सिंबल्स थे। जैसे आपका एक ब्रिटिश फ्लैग हो गया जिसको यूनियन जैक भी बोलते थे, और क्या सिंबल था उनका, नेशनल एंथम, जो जैसे हमारे यहाँ नेशनल एंथम है इंडिया का जन गण मन, वैसे ही उनका नेशनल एंथम है गॉड सेव अवर नोबल किंग। और क्या आइडेंटिटी थी नए और यूनाइटेड ब्रिटेन की, इंग्लिश लैंग्वेज। तो आप देखते हैं जो आयरिश लैंग्वेज थी, गेलिक लैंग्वेज थी, स्कॉटलैंड की लैंग्वेज थी, उनका कल्चर धीरे धीरे खत्म होता गया, उसको सप्रेस कर दिया गया और लोगों पर इंग्लिश कल्चर, इंग्लिश लैंग्वेज ये सब थोप करके जबरदस्ती एक यूनाइटेड नेशन बनाया गया।